Hello students, today we will discuss about evolution or we say evolution of life and theories related to evolution. What is evolution? Evolution is the change in inherited characters of biological populations over successive generation. इवोल्यूशन जो है वो चेंज होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में ओवर सक्सेसिव जनरेशन. सक्सेसिव जनरेशन में जो चेंज होता है वो ड्यू टू इवोल्यूशन होता है. इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस गिव राइज टू डाइवर्सिटी एट एवरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. जो इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं वो एवरी लेवल जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसमें डाइवर्सिटी क्रिएट करती है. इसमें इंक्लूडेड स्पीसीज, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल सच एज डीएनए, प्रोटीन हर लेवल पे डाइवर्सिटी क्रिएट करती है. अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की. सेवरल अजम्पशंस वर प्रपोज evolution of life, of which the first was religious literature which tell us about the theory of special creation. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लाइफ में थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जहाँ पे कहा गया था कि जो लाइफ है वो क्रिएटेड बाय गॉड. यही बता रहा है इसमें. दिस थ्योरी हैज़ थ्री कॉनोटेशंस. फर्स्ट, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आज हैं ऐसे ही पहले थे. सेकंड, दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस द क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर. जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा सेम रहेगी पास्ट में और फ्यूचर में भी. थर्ड, द अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड. ये हम हमारी पिछली वीडियो में ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ चुके हैं. The idea of theory of special creation was strongly challenged during the 19th century by Charles Darwin. जो आइडिया था इस थ्योरी का वो चैलेंज किया गया बाई 19th century में बाई चार्ल्स डार्विन. बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग ए सी वोएज इन ए सेल शिप कॉल्ड HMS बेगल राउंड द वर्ल्ड. इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी जब इन्होंने अपनी जो शिप है HMS बिगल उसमें वर्ल्ड का राउंड लिया. नीचे आपको शिप की फ़ोटो दिख रही है HMS बिगल की, जिसमें चार्ल्स डार्विन ने वर्ल्ड का राउंड लिया था. ही कंक्लूडेड दैट एक्सिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज़ टू वेरिंग डिग्री. जो एक्सिस्टिंग लिविंग फॉर्म है वो सिमिलरिटीज़ शेयर करती हैं वेरिंग डिग्री की. नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो विद द लाइफ फॉर्म दैट एक्सिस्टेड मिलियन ईयर्स अगो. ना कि अपने अंदर बल्कि जो लाइफ पहले थी उनके साथ भी कुछ परसेंट कुछ डिग्री सिमिलरिटी शो करती हैं. ही सेड एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म टुक प्लेस आल्सो. इनके हिसाब से, चार्ल्स डार्विन के हिसाब से एक्सटिंक्शन जो है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का वो भी टेक प्लेस होता है. एंड न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अराउज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ. और नई जो लाइफ फॉर्म है वो आल्सो अराइज होती है एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ. तो इन्होंने जब राउंड लिया वर्ल्ड का तब इन्होंने ये बताया कि कुछ सिमिलरिटीज़ हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और जो लाइफ है वो एक्सटिंक्ट भी होती हैं और न्यू लाइफ जो है वो अराइज भी होती हैं. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, ऑर्गेनिज्म हैज़ अंडरगोन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ड्यू टू वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रेजुअल इवोल्यूशन में जाता है ड्यू टू वेरिएशन इन इट्स कैरेक्टर्स विच इनेबल्स सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन. जो कुछ को पावर देता है कि वो सर्वाइव करे बेटर नेचुरल कंडीशन में. नेचुरल कंडीशन में भी क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर वुड आउटर ब्रीड आउटर अदर्स दैट आर लेस एंडोव टू सर्वाइव अंडर सच कंडीशंस. जो उस इन्वायरमेंट में नहीं सर्वाइव कर सकते उनको अलग कर देता है, उनको एक्सटिंक्ट कर देता है. जो सर्वाइव कर सकते हैं उनमें जिनमें वेरिएशंस हो जाती हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर लेते हैं नेचुरल कंडीशन में, जिनमें नहीं होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. इट वाज रेफर्ड एज फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन विच मीन रिप्रोडक्टिव फिटनेस. ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल. जो इन्वायरमेंट में फिट हो जाता है वो सर्वाइव कर जाता है, जो नहीं फिट होता वो सर्वाइव नहीं कर पाता. ऊपर जो पिक्चर दिख रही है उसमें चार्ल्स डार्विन ने जो वर्ल्ड का राउंड लिया था उसके टूर दिख रहा है आपको रेड मार्किंग में. उन्होंने जो अपनी HMS बिगल से वर्ल्ड टूर किया था उसका मार्किंग दिख रहा है जो उन्होंने रूट फॉलो किया था.
According to Charles Darwin, those who are better fit an environment leave more progeny than others. जो इन्वायरमेंट में बेटर फिट होते हैं वो प्रोजेनीज को ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, तो उनकी प्रोजेनीज जो होती है वो ज़्यादा होती है, विच विल सर्वाइव मोर, और वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, एंड हैंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर, वो नेचर के द्वारा सेलेक्टेड किए जाते हैं. ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन किया, सिलेक्शन बाय नेचर, एंड इम्प्लाइड इट एज ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और इन्होंने इसको कहा कि ये एक मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का. Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, had also come to similar conclusion that Darwin had. Alfred भी similar conclusion पे आया जैसा कि डार्विन ने कहा. All the existing life forms share similarities and share common ancestor. जो भी existing life form है वो similarities share करती हैं और common ancestor भी share करते हैं. However, these ancestors were present at different period in the history of Earth. पर ये जो ancestor हैं ये different period में present हैं history of Earth की. Earth की history में epochs हैं, periods हैं, eras हैं. They also concluded that Earth is very old, not thousands of years as well as was thought earlier, but billions of years. इनके हिसाब से जो अर्थ है वो बहुत ओल्ड है, 1000 नहीं बल्कि बिलियंस ईयर्स ओल्ड. अब हम बात करेंगे एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन की. एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन कम फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी. जो एविडेंसेस है इवोल्यूशन के वो इन फील्ड से आते हैं. पहले हम बात करेंगे पैलेंटोलॉजी की. It is a study of fossils found in the rocks to support organic evolution. ये फॉसिल की स्टडी है जो रॉक में मिलता है और सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को. स्टडी ऑफ फॉसिल फ्रॉम डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट, जो हमने स्टडी ऑफ फॉसिल करनी है जो कि डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर से मिलते हैं वो इंडिकेट करते हैं. पहला, द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इन विच द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. जियोलॉजिकल टाइम पीरियड बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस पीरियड में एग्जिस्ट करता था. सेकंड, द लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल लाइफ स्पैन. जो लाइफ फॉर्म है वो वेरी कर रही थी टाइम टू टाइम, और जो कुछ लाइफ फॉर्म है वो एक पर्टिकुलर पीरियड में एग्जिस्ट करती थी वो बताएगा. थर्ड, द न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ दैट हैव अपीयर्ड एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. और जो नई लाइफ फॉर्म जो अपीयर हुई हैं डिफरेंट टाइम में हिस्ट्री ऑफ अर्थ में उसके बारे में बताएगा. पिक्चर में आपको फॉसिल्स दिख रहे हैं, प्लांट के फॉसिल दिख रहे हैं, एनिमल्स के फॉसिल्स दिख रहे हैं जो सेडिमेंट्री रॉक से निकाले गए हैं, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से निकाले गए हैं. तो ये फॉसिल्स हैं जो स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी के अंदर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट second evidence for evolution, that is embryology. What is embryology? It is a study based upon the observation of certain common features during embryonic stage of all vertebrates. जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ऑल वर्टिब्रेट्स की उसके कुछ कॉमन फीचर्स को स्टडी करना, उसके ऑब्जर्वेशन को स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी है. अर्नेस्ट हेकल प्रपोज्ड बायोजेनेटिक लॉ. अर्नेस्ट हेकल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया विच स्टेट्स, जो स्टेट करता है ऑन्टोजेनी रिकैपुलेट्स फाइलोजेनी. ऑन्टोजेनी ब्रीफली समराइज करती है फाइलोजेनी को. दैट इज डेवलपमेंट या एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑन्टोजेनी. एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑन्टोजेनी रिकैपुलेट्स देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो हैं वो समराइज करती हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी. इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज फाइलोजेन. तो हम कह सकते हैं ऑन्टोजेनी से हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं. वर्टिब्रेट एम्ब्रियो शो सिमिलरिटीज़ विच आर. वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज जो हैं वो कुछ सिमिलरिटीज शो करते हैं जो हैं. पहली, ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज डेवलप ए रो ऑफ गिल स्लिट. जो ऑल एम्ब्रियो है वर्टिब्रेट्स के वो रो ऑफ गिल स्लिट डेवलप करते हैं, बट दे आर फंक्शनल ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर वर्टिब्रेट्स. पर जो ये गिल्स हैं ये ओनली फिशेस में फंक्शनल होते हैं, बाकी सब में अनफंक्शनल हो जाते हैं, फाउंड ही नहीं होते हैं. सेकंड,
नोटोकोड इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज। जो नोटोकोड है वो सभी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में प्रेजेंट है। बट दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव बाय अर्नेस्ट वॉन बेयर। पर ये जो प्रपोजल दिया है ये डिसअप्रूव किया गया बाय अर्नेस्ट वॉन बेयर। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। इनके हिसाब से एम्ब्रियो जो है वो कभी पास नहीं होता अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, कभी सिमिलर नहीं हो सकता अडल्ट की स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल से। According to Ernest von Baer, the embryo of one species never resembles the adult of another species. The picture is showing similarities in vertebrates embryo, या हम कह सकते हैं the picture is showing evolutionary embryology. We can see 3 stages of embryo: early embryo, mid stage embryo, mature embryo. हमें यहाँ पे एम्ब्रियो दिख रहे हैं फिश के, सैलमेंडर, टोर्टोइस, चिकन एंड ह्यूमन का। अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो की आपको गिल्स दिख रहे हैं, गिल स्लिट फिश में भी प्रेजेंट हैं, चिकन में भी प्रेजेंट हैं, ह्यूमन में भी प्रेजेंट हैं। तो ऑल अर्ली एम्ब्रियोज में गिल स्लिट प्रेजेंट हैं। वर्टिब्रेट्स में ये सिमिलरिटीज प्रेजेंट हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, दैट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। Comparative anatomy and morphology shows both similarities and differences among the present day organism and those existed long before. Comparative anatomy and morphology से हम similarities और dissimilarities का पता लगाएंगे आज के organism और जो पहले थे उन organisms के बीच में। पहले हम इसमें पढ़ेंगे homology के बारे में। What is homology? Homology is the relationship among organ of different group of an organisms that show similarities in basic structure and embryonic development but perform different function. इसमें रिलेशन शो किया जाएगा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन का जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो सिमिलर है बट उनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। होमोलॉजी ऑफ एन ऑर्गन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंडिकेट्स देयर कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉजी से हम कॉमन एंसेस्ट्री का पता लगाते हैं। कॉमन एंसेस्ट्री इंडिकेट करता है ये। होमोलॉगी इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ फोरलिम ऑफ वेल्स। एग्जाम्पल बता रहे हैं जैसे कि हम होमोलॉगी किसमें फाउंड कर सकते हैं। होमोलॉगी इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वेल्स, चीता, बर्ड, एम्फीबियंस एंड ह्यूमंस। तो हमें होमोलॉगी जो है अगर हम बोन स्ट्रक्चर देखते हैं फोरलिम्स का, बोन्स ऑफ फोरलिम्स देखते हैं वेल की, चीता, बर्ड, एम्फीबियन, ह्यूमन की, तो इनमें कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा बट उनके जो फंक्शंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। या हम प्लांट की बात करें तो द थॉर्न ऑफ बोगनविलिया या टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। तो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया की बात कर लो या टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा जो है वो दोनों बेसिक स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी शो करते हैं पर उनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मैं दोबारा बता रही हूँ जो होमोलॉगी है वो इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्ट्री को। ये बताती है कि जो इनके एंसेस्टर थे वो कॉमन थे। ऊपर पिक्चर दिख रही है आपको, हो सकता है क्लियर ना हो बट जो पहली पिक्चर है वो बोगनविलिया की है जहाँ पे आपको थॉर्न दिख रहा है। सेकंड साइड में जो उसी के बोगनविलिया के बगल में जो ग्रीन प्लांट है वो कुकुरबिटा है जहाँ पे आपको टेंड्रिल दिख रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसकी सिमिलरिटी शो कर रहे हैं बट जो फंक्शंस हैं टेंड्रिल के और थॉर्न के वो डिफरेंट है। नीचे आपको मैन दिख रहा है, चीता दिख रहा है, वेल दिख रहा है और बैट दिख रहा है। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है लिम्स का वो सेम है पर फंक्शंस जो हैं वो सब में अलग अलग है। तो होमोलॉगी जो है या कहें होमोलोगस ऑर्गन जो हैं जो दिख रहे हैं आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो होमोलोगस ऑर्गन है वो रिजल्ट है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, दैट इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस where the same structure develop along different direction due to adaptation for different need। जो स्ट्रक्चर है उसमें डेवलप हुए हैं, जो स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हुई है। किस वजह से? अडेप्टेशन की वजह से, नीड के हिसाब से, डिफरेंट नीड के हिसाब से डिफरेंट अडेप्टेशंस हुई है। इसकी वजह से क्या हो गया है, जो सेम स्ट्रक्चर है वो अलग अलग डायरेक्शंस में डेवलप हो गया है। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया।
पहले एक कॉमन स्ट्रक्चर था, वो अलग अलग नीड्स के हिसाब से या अडेप्टेशंस के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लग गया है। तो ये क्या डिनोट करता है? डाइवर्जेंट डिनोट करता है। डाइवर्जेंट का मतलब है कॉमन पॉइंट से अलग अलग साइड्स में अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाना। तो ये होमोलोगस ऑर्गन या होमोलॉजी है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है एनालॉगी। एनालॉगी इज द रिलेशनशिप अमोंग ऑर्गन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर सेम था, फंक्शन डिफरेंट था होमोलोगस में। एनालॉगी में क्या होता है? फंक्शन जो है वो सेम है और जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, दोनों में यही डिफरेंस है। एग्जाम्पल की बात करें, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड दोज ऑफ बर्ड्स, इनमें एनालॉगी है। ये जो फंक्शंस हैं इनके विंग्स के वो सेम है, दोनों फ्लाइंग में काम आते हैं, पर इनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो एंड डोज ऑफ पोटैटो, ये इनका जो फंक्शन है वो भी सेम है। जो स्वीट पोटैटो का ट्यूबर है वो रूट मॉडिफाइड है और जो पोटैटो है वो स्टेम मॉडिफाइड है। इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं पर इनके जो फंक्शन है वो सेम है। एनालॉगी इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगी जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। दैट इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर anatomically different structure in different group of organism evolve toward the same function। इसमें क्या हुआ है? डिफरेंट एनाटॉमिकल डिफरेंसेस थे स्ट्रक्चर्स में, पर उन्होंने क्या किया? फंक्शन जो है वो सेम परफॉर्म किया। तो डिफरेंट डायरेक्शन से एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो उसको कन्वर्जेंट कहते हैं। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं एक पार्ट के, पर जो फंक्शन है वो सारे सेम परफॉर्म कर रहा है वो ऑर्गन, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है। डाइवर्जेंट क्या होता था? वन सिंगल पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में जाना। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डायरेक्शन से सेम पॉइंट की तरफ आना। तो यहाँ पे सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। It is a similar habitat condition that have selected similar adaptive feature in different group of organism toward the same function। यहाँ पे क्या हो रहा है? अडेप्टिव फीचर्स हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में टुवार्ड सेम फंक्शन, ये सिमिलर हैबिटेट कंडीशन में हो रहा है। द पिक्चर इज शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एनालॉगी। यहाँ पे ऊपर आपको दो स्टार्ची फूड आइटम्स दिख रहे हैं, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, स्वीट पोटैटो अंडरग्राउंड रूट है, पर जो इनका फंक्शन है वो सेम है, स्ट्रक्चर चाहे डिफरेंट हो। नीचे आपको बर्ड्स के विंग दिख रहे हैं, बैट के विंग दिख रहे हैं, बटरफ्लाई के विंग दिख रहे हैं, तीनों का फंक्शन सेम है बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो ये एनालॉगी को शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। ये पिक्चर मैंने आपको कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझाने के लिए लगाई है। कन्वर्जेंस में क्या होता है? कन्वर्जेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसमें क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर है अलग अलग स्पीसीज़ का, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? फंक्शन जो है वो सिमिलर शो कर रहे हैं, तो वो एक कॉमन पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। होमोलोगस में हमने क्या पढ़ा था? होमोलोगस या होमोलॉगी में कि जो स्ट्रक्चर है वो तो उनका सबका स्पीसीज़ का सिमिलर था, जैसे कि मैन, चीता हमने पढ़ा था, बैट, इनका जो स्ट्रक्चर था वेल का सिमिलर था, बट जो उन्होंने फंक्शन परफॉर्म किया था वो डिफरेंट था, तो वो डाइवर्जेंट शो करा था। अब डाइवर्जेंट में आप देखो कि सिमिलर स्ट्रक्चर है, मान लीजिए जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है वो एक कॉमन बेसिक एंसेस्टर है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, पर क्या हो रहा है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से ही डाइवर्ज हो गए हैं। मैन का लिम्स कुछ और काम आ रहा है, बर्ड्स का जो कुछ और काम आ रहा है, चीता का कुछ और काम आ रहा है, तो ये डाइवर्जेंट हो गई है। एनालॉगस कन्वर्जेंट को शो कर रहा है, मतलब स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट है लेकिन उन्होंने क्या किया? फंक्शन जो है वो सेम परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक कॉमन पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। मैंने नीचे आपको डिफरेंसेस भी दे दिए हैं, ये भी आपको हेल्प करेंगे, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं डिफरेंसेस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर होमोलॉजी के बारे में। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी रेफर्स टू द सिमिलरिटीज़ इन द बायोमोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी में हम सिमिलरिटीज़ पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की।
The sequences of nucleotides in nucleic acid and many proteins are similar in apes and humans. जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस हैं न्यूक्लिक एसिड में और प्रोटीन्स में वो सिमिलर होती हैं कुछ परसेंट एप्स में एंड ह्यूमंस में. द बायोकेमिकल सिमिलरिटीज पॉइंट टू द सेम और कह सकते हैं कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म. जो बायोकेमिकल सिमिलरिटीज़ हैं उनसे हम ये कह सकते हैं कि जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है उनका सेम एंसेस्ट्री थी या कॉमन एंसेस्ट्री थी. नीचे आपको पिक्चर दिख रही है स्पीसीज़ की. ह्यूमन है, मंकी, माउस, चिकन, फ्रॉग, लैम्प्रे. अब आपको दिख रहा है कि कितना परसेंट जो है इनका परसेंट ऑफ अमीनो एसिड दैट आर आइडेंटिकल टू द अमीनो एसिड इन ह्यूमन बीइंग ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड, कि इन लोगों के जो अमीनो एसिड में कितना परसेंट सिमिलरिटीज़ हैं. लैम्प्रे में 14% सिमिलर है और ह्यूमन में इतना इतना सबकी परसेंटेज दे रखी है. तो इससे हम ये बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ परसेंट सिमिलरिटीज़ हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. ये दिखाते हैं कि इनके जो एंसेस्टर थे वो सेम थे. Means it show common ancestry of diverse organism. बायोजियोग्राफी की बात करें, द डिफरेंशियल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आल्सो इंडिकेट्स कॉमन एंड शेयर्ड एंसेस्ट्री इन दैट रेस्ट्रिक्टेड रीजन. अगर जो डिफरेंशियल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, उससे भी हम कॉमन और शेयर्ड एंसेस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं. हैबिटेट आइसोलेशन हैज़ प्रोबेबली रेस्ट्रिक्टेड दीज ऑर्गेनिज्म टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ऑन द अर्थ. जो हैबिटेट आइसोलेशन है उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रेस्ट्रिक्टेड हो गए एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में. नीचे आपको इंडिया का जियोग्राफिकल रीजन भी दिख रहे हैं डिफरेंट और वर्ल्ड के भी दिख रहे हैं. Now we talk about theory of natural selection. Darwin made a sea voyage round the world in a snail ship named HMS Beagle. डार्विन ने क्या किया, वर्ल्ड का राउंड किया अपनी शिप में जिसका नाम था HMS बेगल. हमने पीछे पिक्चर देखी थी शिप की. हमने ये भी देखा था कि डार्विन कहाँ कहाँ मूव किया था वर्ल्ड में. वो जो मैंने वर्ल्ड का मैप लगाया था उसमें आप पीछे देख सकते हैं. Based on the observations he made during this voyage, he concluded the following. अपनी ऑब्जर्वेशन जो इसने अपने पूरे सफ़र में बनाई उससे इन्होंने ये कंक्लूड किया. पहला, द एक्सिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलरिटी टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमॉन्ग देमसेल्व्स बट आल्सो विद द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो. जो अभी जो फ़िलहाल ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलरिटी शो करते हैं वेरिंग डिग्री की, अपने अंदर ही नहीं, अपने बीच में ही नहीं, बल्कि जो पहले रहते थे पास्ट में उनके साथ भी कुछ परसेंट सिमिलरिटी शो करते हैं. देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड देयर हैज़ बीन एक्सटेंशन आल्सो. ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अर्थ की में और एक्सटेंशंस भी हुए हैं. थर्ड, एनी पॉपुलेशन हैज़ बुल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स. कोई भी पॉपुलेशन में वेरिएशंस आ सकती हैं कैरेक्टर्स में. इंडिविजुअल्स विद दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल दैम टू सर्वाइव बेटर, that is fitness of the individual in the natural condition would overcome the other who are less adapted under the same natural condition. जो इंडिविजुअल बेटर फिटेड होंगे या इन्वायरमेंट की कंडीशन को अडेप्ट कर लेंगे वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो उस कंडीशन को नहीं अडेप्ट कर पाएंगे. तो मतलब फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल, जो बेटर फिटेड होगा वो सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, जो नहीं फिट होगा वो नहीं सर्वाइव करेगा. This fitness of individual, according to Darwin, refers ultimately and only to reproductive fitness. जो फिटनेस की बात हो रही है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है कि जो फिटेड होगा सर्वाइव करेगा वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा और प्रोजेनी इंक्रीज करेगा और पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा. सच फिट इंडिविजुअल्स लीव मोर प्रोजेनी विद मोर फिट इंडिविजुअल्स देन अदर्स. नेक्स्ट है, दे आर सेलेक्टेड बाय नेचर, that is natural selection to survive and reproduce to increase their population. मतलब जो better fit हो जाएगा environment में वो select किया गया है by nature, तो ये हो जाएगा natural selection और वो reproduce करेंगे to increase their population. Branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution. डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के दो की कंसेप्ट हैं, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन.
डार्विन कंसिडर्ड नेचुरल सिलेक्शन एज ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन के हिसाब से मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से इवोल्यूशन हो रहा है। आल्फ्रेड वेलेस वाज ए नेचुरलिस्ट ड्यूरिंग डार्विन्स टाइम। उन्होंने कंक्लूड किया न्यू लाइफ फॉर्म अराइज एंड इवोल्व इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। नई लाइफ फॉर्म आती हैं, इवोल्व होती हैं टाइम के हिसाब से। ऑल द एक्सिस्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ शेयर सर्टेन सिमिलरिटीज एंड कॉमन एंसेस्टर। जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही हैं वो सिमिलरिटी शो करती हैं और कॉमन एंसेस्ट्री शो करती हैं। दीज एंसेस्टर लिव्ड एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जो एंसेस्टर हैं वो डिफरेंट पीरियड में लीव करते हैं इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ में। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्लोजली कोरिलेट विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री। जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्लोजली रिलेटेड है बायोलॉजिकल हिस्ट्री से, मतलब जियोलॉजिकल हिस्ट्री और बायोलॉजिकल हिस्ट्री आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो अपीयरेंस है न्यू लाइफ फॉर्म वो लिंक है लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल है इसके तौर पे माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट, जैसे कि विद इन जनरेशन टाइम ऑफ 20 मिनट्स, स्पीशिएशन कैन अकर विद इन ए फ्यू डेज। जो माइक्रोब्स जल्दी डिवाइड करते हैं, जैसे कि जिनका जनरेशन टाइम 20 मिनट्स का है, उनमें स्पीशिएशन विद इन फ्यू डेज हो जाता है। वेयर एज इन लार्ज एनिमल्स इट वुड टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एज देयर लाइफ स्पैन आर इन ईयर्स। जो लार्ज एनिमल्स है उनका जो लाइफ स्पैन है वो ईयर्स का है, तो उनमें जो स्पीशिएशन है उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। द टर्म फिटनेस हैज़ ए जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवोल्व। जो फिटनेस है उसका जेनेटिक बेस है जिससे इवोल्व सेलेक्ट हो और इवोल्व हो, तो जेनेटिक बेसिस के ऊपर होता है ये सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। एडेप्टिव एबिलिटी इज़ इनहेरिटेड एंड हैज़ ए जेनेटिक बेसिस। जो एडेप्टिव एबिलिटी है वो इनहेरिट की जा सकती है, इनहेरिटेड है और उसका जेनेटिक बेस है। फिटनेस इज़ द एंड रिजल्ट of the ability to adapt and get selected by nature। जो फिटनेस है वो एंड रिजल्ट है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। दीज आर एज फॉलोज। नेचुरल सिलेक्शन जो बेस है कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस पे वो फैक्चुअल हैं, और वो क्या क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, so population are stable in size except for seasonal fluctuation। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सो जो पॉपुलेशन जो साइज होगा वो स्टेबल होगा एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशंस के। मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन शो वेरिएशन ऑफ एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन है वो वेरिएशन शो कर सकते हैं। नो टू मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल। कोई भी दो मेंबर एक पॉपुलेशन के आइडेंटिकल नहीं होते। एवन दो दे शो सिमिलरिटी, चाहे वो सिमिलरिटी शो करें पर वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। थियोरेटिकली बात करें तो जो पॉपुलेशन साइज है एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है इफ़ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस टू मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर ईच एंड एवरी वन रिप्रोड्यूस करे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से। एग्जाम्पल इट इज़ सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरियल एंड माइक्रोबियल पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी इज़ लिमिटेड। जो पॉपुलेशन साइज है रियलिटी में वो लिमिटेड है। इट इज़ ड्यू टू कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल फॉर रिसोर्सेज। ये हो सकता है किस वजह से, इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन होना रिसोर्सेज की वजह से। एंड ओनली दोज विच आर बेटर अडेप्टेड कुड सर्वाइव। जो बेटर अडेप्टेड होंगे वो सर्वाइव करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ अदर, दूसरे के कॉस्ट पे। हु आर लेस अडेप्टेड टू द हैबिटेट। जो बेटर एक हैबिटेट को अडेप्ट करेंगे वो सर्वाइव करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, बजाय दूसरे के जो अडेप्ट नहीं करेगा उस इन्वायरमेंट को। द इंसाइट ऑफ डार्विन वाज दैट ही असर्टेड दैट द हेरिटेबल वेरिएशंस which make resource utilization better in some individual will enable them to reproduce and leave more progeny over a period of time. Over many generations, there would be change in the population characteristics leading to origin of new life form. ओवर टाइम क्या होगा, ओवर मैनी जनरेशन क्या होगा, चेंज होगा पॉपुलेशन कैरेक्टर्स में और ये लीड करेगा न्यू लाइफ फॉर्म क्या, न्यू स्पीसीज को। इसको स्पीशिएशन कहते हैं। तो डार्विन के हिसाब से क्या था, जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स
थे वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बेटर यूज़ करेंगे और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे, प्रोजेनी लीव करेंगे ओवर टाइम, और ओवर मैनी जनरेशन क्या होगा, चेंज होंगे पॉपुलेशन कैरेक्टर्स में, जिससे नई लाइफ फॉर्म बनेगी, नई स्पीसीज बनेगी। इसको ही स्पेशिएशन कहते हैं। अब हम एविडेंसेस की बात करते हैं जो प्रूव करते हैं नेचुरल सिलेक्शन को। पहला एविडेंस है इसमें इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इन ए कलेक्शन ऑफ मोथ मेड इन 1850, कलेक्शन किया गया मोथ्स का 1850 में, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर वाइट विंग्ड, या कह सकते हैं डल ग्रे विंग मोथ ऑन द ट्रीज देन डार्क विंग और मेलेनाइज मोथ। जो मोथ 1850 से पहले देखी गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले देखी गई, तब ये ऑब्जर्व किया गया कि वाइट विंग वाली, या कह सकते हैं डल ग्रे वाली जो विंग वाली जो मोथ्स हैं वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू डार्क विंग या ब्लैक कलर की या मेलेनाइज कलर की मोथ से। वाइट कलर्ड लाइकन्स कवर्ड द ट्रीज इन दैट बैकग्राउंड, जो वाइट कलर की जो लाइकन है वो कवर करती थी ट्रीज को बैकग्राउंड में। द वाइट विंग मोथ सर्वाइव्ड, तो अगर पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड है, वाइट कलर की लाइकन ने कवर करा है ट्रीज को, और उस पर अगर वाइट कलर की मोथ प्रेजेंट है तो वो सर्वाइव करेगी क्योंकि उसने अपने आप को छुपा लिया है। बट द डार्क कलर मोथ वर पिक्ड आउट बाय द प्रेडेटर, पर अगर वाइट बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर का जो लाइकन प्रेजेंट है ट्री के ऊपर, अगर उसके ऊपर ब्लैक कलर की मोथ आएगी तो वो तो प्रेडेटर को दिख जाएगी और वो उसको खा जाएगा। तो जो डार्क कलर जो मोथ है वो पिक्ड आउट बाय प्रेडेटर, क्योंकि वो कैमोफ्लेज नहीं कर पा रही हैं, लेकिन वाइट वाली तो छुप जा रही है बैकग्राउंड में, तो वो सर्वाइव कर रही है। हाउएवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया, अगर सेम एरिया में दोबारा कलेक्शन किया गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले किया था 1850 में, अब इन्होंने 1920 में दोबारा से कलेक्ट किया मोथ्स को आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड देयर वर मोर डार्क विंग मोथ। अब क्या है, पहले वाइट कलर की विंग ज़्यादा थी, अब डार्क कलर की या मेलेनाइज कलर की जो मोथ्स हैं वो ज़्यादा हैं सेम एरिया में। ठीक है, ये क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही हुआ, ये हम आगे बात करते हैं। दिस वाज एक्सप्लेन दैट प्रीडेटर विल स्पॉट ए मोथ अगेंस्ट ए कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। तो अभी जो हमने ऊपर देखा उसके हिसाब से प्रीडेटर है वो कौन सी वाली मोथ को खा जा रहा है, जो बैकग्राउंड के अगेंस्ट है। अगर वाइट बैकग्राउंड है उस पर ब्लैक कलर की मोथ है तो प्रीडेटर को दिख जाएगा, वो उसको खा जाएगा। अगर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है और वाइट कलर की मोथ है तो प्रीडेटर उसको खा जाएगा। तो जो प्रीडेटर वाला जो सिस्टम है वो कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड के ऊपर चल रहा है। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाले पीरियड में, द ट्री ट्रंक बिकम डार्क, जो ट्री का जो ट्रंक है वो डार्क हो गया है ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट। इंडस्ट्रियल स्मोक वगैरह की वजह से जो ट्री का जो ट्रंक है वो डार्क हो गया है। अंडर दिस कंडीशन द वाइट विंग मोथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर। अब क्या हो रहा है, डार्क कलर का बैकग्राउंड हो गया है तो वाइट कलर की विंग मोथ जो है वो प्रेडेटर को दिख जाएगी और उसको खा जाएगा। तो वाइट विंग मोथ सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। डार्क विंग और मेलेनाइज मोथ सर्वाइव्ड, जो डार्क कलर की या मेलेनाइज कलर की जो मोथ थी वो सर्वाइव कर रहे थे बिकॉज द बैकग्राउंड था वो डार्क था। इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। सर्वाइव कर पा रहे थे ड्यू टू कैमोफ्लेज, मतलब अपने आप को छुपा लेना बैकग्राउंड में कैमोफ्लेज है। The obtained study was compared with areas where industrialization did not occur. Example, rural areas, the count of melanic moths were low. रूरल एरियाज़ में जो मेलेनिक मोथ्स हैं उनका काउंट लो होता है क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट साफ़ है, तो वहाँ पे वाइट कलर का लाइकन प्रेजेंट मिलेगा ट्री ट्रंक के ऊपर। कंक्लूजन ये है कि इन ए मिक्स्ड पॉपुलेशन इंडिविजुअल दैट आर बेटर अडेप्टेड कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। इंडिविजुअल जो बेटर अडेप्ट कर रहे हैं और जो बेटर अडेप्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को वो सर्वाइव करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे लार्ज नंबर में एंड इंक्रीज करेंगे अपनी पॉपुलेशन को। और नो वेरिएंट वाज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, और कोई वेरिएंट जो है वो वाइप्ड आउट नहीं होगा। ऊपर आपको दो पिक्चर्स दिख रही हैं, एक में पहली वाली में देखिए आपको एक डार्क कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, उसमें आपको दो मोथ दिख रही हैं, एक में हल्का हल्की वाइट कलर की है और एक ब्लैक कलर की है। तो डार्क बैकग्राउंड जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है उसमें आपको वाइट वाली ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक वाली। ब्लैक वाली ने अपने आप को छुपा लिया है, कैमोफ्लेज कर लिया है,
तो अब अगर प्रीडेटर आएगा तो वो वाइट वाली मोथ को पिक करेगा और उसको खा जाएगा, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही उसके बगल में एक पिक्चर दिख रही है जिसमें जो बैकग्राउंड है या जो ट्री ट्रंक है वो वाइट लाइकेन से कवर्ड है, तो बैकग्राउंड वाइट हो गया है। तो यहाँ पे आपको वाइट मोथ जब आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको वाइट मोथ थोड़े अपर साइड में दिखेगी, जिसने अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया है। लेकिन ब्लैक मोथ जो है, ब्लैक विंग मेलानाइज जो मोथ है, वो हमें बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि ये ब्लैक कलर की मोथ है, ये यहाँ पे है। इसको प्रेडेटर इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा और ईट कर लेगा, तो यहाँ पे ब्लैक की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ये जो सर्वाइविंग का जो नेचुरल सिलेक्शन का है, कि बैकग्राउंड के बेसिस पे है, यहाँ पे प्रेडेटर के ऊपर है कि प्रेडेटर कौन सी मौत को आइडेंटिफाई कर पा रहा है और कौन सी मौत अपने आप को छुपा पा रही है या कैमोफ्लेज कर पा रही है बैकग्राउंड के साथ। ऐसे ही मैंने एक ड्राइंग टाइप में पिक्चर साइड में लगाई है, उसमें भी आप देख सकते हैं जो ट्री ट्रंक है वो थोड़ा लाइट कलर का है, वाइटिश कलर का है। तो आपको दिख रही है बहुत सारी जो है पॉपुलेशन वाइट कलर वालियों की है एज कम्पेयर टू ब्लैक वाली मोथ की, या ब्लैक या कह सकते हैं डार्क कलर मोथ की, क्योंकि प्रीडेटर जो है वो डार्क कलर मोथ को आइडेंटिफाई कर पाएगा, है ना। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जो बैकग्राउंड है या ट्री ट्रंक है वो डार्क कलर का हो गया। डार्क कलर का हो गया तो डार्क कलर वाली मोथ जो है वो अपने आप को छुपा लेंगी, वो सर्वाइव कर जाएंगी। लेकिन वाइट वाली जो है उनको प्रेडेटर आइडेंटिफाई कर लेगा और उनको ईट कर लेगा, तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऐसे नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। सेकंड जो हम एविडेंस की बात करेंगे जो प्रूव करेगा नेचुरल सिलेक्शन को, वो है रेजिस्टेंस टू केमिकल्स। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स हैज़ रिजल्टेड इन रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लेस टाइम। ज़्यादा यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का या इंसेक्टिसाइड्स का, इससे क्या होता है जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की वो प्रोड्यूस हो जाते हैं बहुत कम टाइम में। एग्जांपल डीडीटी रेजिस्टेंट इन मॉस्किटो। मॉस्किटो के ऊपर अगर डीडीटी का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कुछ टाइम में डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो वेराइटीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं जिन पे डीडीटी का कोई असर ही नहीं होता है। इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के लिए भी यही बात सच है, बैक्टीरिया के बारे में यही बात सच है। मैनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया आर अपीयरिंग इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। बहुत सारी डिजीज़ रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया जो हैं थोड़े ही टाइम में अपने आप को इवोल्व करके अपीयर हो रही हैं, जिन पे एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं हो रहा है। These are example of evolution due to anthropogenic action। ये एग्जाम्पल है इवोल्यूशन का बाय द एक्शन ऑफ ह्यूमन, ये कह सकते हैं प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। जो एक्शंस हैं जो ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहते हैं। तो ये जो केमिकल रेजिस्टेंस वैराइटीज़ हो रही हैं ड्यू टू इवोल्यूशन हो रही हैं ड्यू टू ह्यूमन्स एक्टिविटी, क्योंकि केमिकल का यूज़ तो ह्यूमन ही कर रहे हैं। दिस शो दैट इवोल्यूशन इज़ नॉट ए डायरेक्ट प्रोसेस बट इट इज़ ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इवोल्यूशन जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये बाय चांस और प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस होता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर। ये चांस इवेंट पे बेस होता है, एंड म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। तो जो इवोल्यूशन है वो चांस इवेंट या म्यूटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बेस होता है, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाली पिक्चर देखते हैं पहले। क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारी आपको बैक्टीरिया की पॉपुलेशन दिख रही है येलो कलर की। उसमें वो सब पॉपुलेशन है वो ससेप्टिबल है एंटीबायोटिक से, लेकिन आपको 2 डॉट्स दिख रहे हैं रेड कलर के, वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। बहुत कम है पॉपुलेशन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की एज़ कम्पेयर टू ससेप्टिबल बैक्टीरिया। लेकिन जैसे जैसे एंटीबायोटिक का यूज़ ज़्यादा होगा, केमिकल का यूज़ ज़्यादा होगा, तो क्या हो रहा है रेजिस्टेंट वेराइटीज़ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ आपको दिख रहा है पहले 2, फिर ज़्यादा नंबर हुआ, फिर ज़्यादा, और रेड वाली जो कलर की जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। तो इससे क्या हो गया है, नेचुरल सिलेक्शन हो गया है रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का। नीचे वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन बिफोर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। जो ब्लू कलर के माइक्रोब्स हैं फर्स्ट जनरेशन, उनकी वैरायटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेड वाले की। अब क्या होगा, पेस्टिसाइड अप्लाई किया, ब्लू वाले सब मर गए क्योंकि ससेप्टिबल थे, रेड वाला एक था सर्वाइव कर गया। लेटर जनरेशन में क्या होगा, जो रेड वाले की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी नेचुरल सिलेक्शन से, और पेस्टिसाइड झड़के जाओ कोई इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि रेड पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है, तो वो इन्फेक्ट करेंगे प्लांट को, उन पे पेस्टिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन के बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट।
जो मैन तो मैनी वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट की वैराइटीज़ को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में. He has also selected many plant and animal and carried out intensive breeding program to raise new varieties of plant and animals for agriculture, horticulture and sport or security. इन्होंने क्या किया, ह्यूमंस ने सेलेक्ट करे प्लांट की वैरायटी और एनिमल की वैरायटी और ब्रीडिंग प्रोग्राम से नई वैराइटीज़ को रेज़ किया एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए और बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए. मतलब ब्रीडिंग प्रोग्राम से न्यू वैराइटीज़ बनाना. मैन हैज़ रेज्ड इन नंबर ऑफ हाई यील्ड ब्रीड ऑफ एनिमल्स लाइक, बहुत सारी एनिमल्स की ब्रीड बनाई लाइक काउ, बफेलो, बर्ड्स की, पोल्ट्री बर्ड्स की. क्रॉप्स में भी इन्होंने काफ़ी वैराइटीज़ बनाई लाइक वैरायटी ऑफ व्हीट, राइस, मेज एंड पल्सीज. नीचे आपको दिख रहा है वाइट मस्टर्ड है, उससे बहुत सारी वैराइटीज़ बनाई गई हैं. कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, ये सब नेचुरल ब्रीडिंग से या आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हुआ है. साइड में आपको दिख रहा है मेज क्रॉप दिख रही है. यहाँ पे नेचुरल वेरिएशन अकर इन द वाइल्ड पॉपुलेशन, नेचुरल वेरिएशन हुई वाइल्ड पॉपुलेशन में. सीड्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन आर चूजन ओनली फ्रॉम इंडिविजुअल्स विद मोर डिज़ायरेबल ट्रेट्स. जो मोर डिज़ायरेबल ट्रेट वाला जो हमारा मेज़ था उसमें से हमने सीड चूज़ किए, फिर उसको ग्रो किया, रिपीट किया इस प्रोसेस को सेवरल जनरेशन में कि जो मोस्ट डिज़ायरेबल करेक्टर जिस सीड में होंगे उसी को ग्रो करेंगे. और इससे क्या हो गया, ओवर टाइम द क्वालिटी ऑफ क्रॉप इंक्रीज. इससे क्वालिटी ऑफ क्रॉप जो है वो इंक्रीज़ हो गई. ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है. सिलेक्शन एक तो नेचर के द्वारा होता है, वो तो नेचुरल सिलेक्शन हो गया. एक सिलेक्शन बाय ह्यूमन किया जाए वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि आर्टिफिशियल है इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन कह दिया. नेक्स्ट इज अडेप्टिव रेडिएशन. Adaptive radiation is an evolutionary process in which an ancestral stock gives rise to new species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to other geographical areas or habitat. अडेप्टिव रेडिएशन जो है इवोल्यूशनरी प्रोसेस है. इसमें क्या हो रहा है, एंसेस्ट्रल स्टॉक से नई स्पीसीज इवोल्व हो रही हैं जोग्राफिकल एरिया में. स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ था, फिर वो अदर जोग्राफिकल एरियाज़ में जाके इवोल्व होके कुछ और स्पीसीज़ बना दी हैं. तो जोग्राफिकल एरियाज़ की वजह से एंसेस्ट्रल स्टॉक से नई स्पीसीज़ अराइज हो गई हैं, उसको अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं. एग्जाम्पल है इसका डार्विन फिंचेस. These were small black birds which Darwin observed in Galapagos Island. डार्विन फिंचेस क्या है, स्मॉल ब्लैक कलर के बर्ड हैं जिनको डार्विन ने ऑब्जर्व किया था गैलापागोस आइलैंड पे. देयर वर मैनी वेराइटीज़ इन द सेम आइलैंड. बहुत सारी वेराइटी हैं सेम आइलैंड पे. He reasoned that after originating from a common ancestral seed-eating stock, the finches must have radiated to different geographical areas and undergone adaptive changes, especially in the type of bee. उन्होंने ये बताया कि पहले तो जो थी कॉमन एंसेस्ट्रल से सब वेरिएंट हुई हैं. कॉमन एंसेस्ट्रल जो फिंचेस थी उनमें वो जो सीड ईटिंग स्टॉक था उनकी जो बीक थी वो स्मॉल थी. ठीक है, अब वो डिफरेंट एरियाज़ में गई, रेडिएट हुई डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में. तो वहाँ पे उन्होंने अपने को एरिया के हिसाब से अडेप्ट किया. तो वहाँ पे अडेप्टिव चेंजेस आए. और वो चेंजेस किस में आए, टाइप ऑफ बीक में, कि बीक में चेंजेस आए क्योंकि ईटिंग हैबिट है. तो ईटिंग हैबिट के हिसाब से डिफरेंट एरिया में उन्होंने चेंज किया, तो उनकी जो बीक है उसमें चेंज आ गए. पर जो उनका एंसेस्ट्रल था वो कॉमन है, सीड ईटिंग स्टॉक है. सारे फिंचेस जो हैं वो सीड ईटिंग हैं. Living in isolation for long, the new kind of finches emerged that could functional and survive in new habitat. आइसोलेट हो गई हैं पुरानी वाली से और न्यू काइंड बना लिया है, तो वो भी फंक्शनल है और सरवाइव कर रही हैं न्यू हैबिटेट में. पिक्चर में आपको डार्विन फिंचेस दिख रही हैं गैलापागोस आइलैंड की. डिफरेंट दिख रही हैं सब में जो पीक है उसमें चेंजेस आए हैं. कोई कॉमन कैक्टस फिंचेस है, कोई लार्ज कैक्टस फिंचेस है, स्मॉल ट्री फिंच, मीडियम ट्री फिंच, लार्ज ट्री फिंच, ग्रे वार्बर फिंच, ग्रीन वार्बलर फिंच, वेजिटेरियन फिंच, वुड पिकर, मीडियम ग्राउंड फिंच, लार्ज ग्राउंड फिंच. तो अपने जो इनका जो एरिया था जोग्राफिकल एरिया में ये गए जहाँ पे इन्होंने सरवाइव किया, उसके हिसाब से इन्होंने अपना जो पीक है जो इनकी उसको चेंज कर लिया है और न्यू वैरायटी में चेंज हो गए हैं. तो ये कैसे हुआ है, अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से हुआ है डार्विन फिंचेस में. इनका जो एंसेस्टर है
सबका वो कॉमन था, बट इन्होंने जोग्राफिकल एरिया की वजह से अपने आप को अडेप्ट करके चेंजेस कर लिए हैं, तो ये एडेप्टिव रेडिएशन है। अब हम बात करते हैं लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू लेमार्क, द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लेमार्क के हिसाब से इवोल्यूशन जो है लाइफ फॉर्म्स में या ऑर्गेनिजम्स में वो कैसे हो रहा है, यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन से हो रहा है कि अगर यूज़ कर रहे हैं तो आगे जाएगा, डिसयूज़ कर रहे हैं तो वहीं रह जाएगा। ऑर्गन दैट आर यूज्ड मोर डेवलप मोर वाइल दोज दैट आर नॉट यूज। जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ होगा वो ज़्यादा डेवलप होगा, बजाय कि जो नहीं यूज़ होगा। जो नहीं यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। द करेक्टर एडेप्टिव डेवलप, द करेक्टर और एडेप्टेशन डेवलप बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी। लेमार्क के हिसाब से जो करेक्टर्स या एडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा उसकी लाइफ टाइम में, वो उसकी प्रोजेनी में पास हो जाएंगे। ही गेव द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ एज एन एग्जाम्पल। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे जिराफ का एग्जाम्पल दिया जिनकी गर्दन बहुत लंबी हो गई है। अकॉर्डिंग टू लेमार्क, इट इज़ एन आउटकम ऑफ द अटैम्प्ट टू स्ट्रेच देयर नेक कंटिन्यूसली टू ईट लीव्स फ्रॉम द टाल ट्री। उनके हिसाब से पहले तो जो जिराफ थे उनकी गर्दन छोटी थी तो नीचे की लीव्स खा लेते थे। उसके बाद जब नीचे ट्री की नीचे वाली लीव्स ख़त्म हो गई, ऊपर एरिया में बची, तो उसने जिराफ ने अपनी नेक को थोड़ा स्ट्रेच किया, अपर वाली लीव्स खा ली। अब अपर वाली, बीच वाली, मिडल पोर्शन ख़त्म हो गया, तो अब टॉप में ट्री के लीव्स बची, तो जिराफ ने अपनी और नेक को स्ट्रेच किया और उसकी जो नेक है वो और लंबी हो गई। तो ऐसे करके जो जिराफ है उसकी नेक लंबी हो गई। As they pass on this acquired character of long neck to succeeding generation, giraffe come to acquire long neck over long time of period. लेमार्क के हिसाब से ये एक्वायर करेक्टर है जो लॉन्ग नेक का, ये जो जिराफ ने अपनी सक्सीडिंग जनरेशन को पास किया और इससे क्या हो गया, जो जिराफ है उसकी लॉन्ग नेक हो गई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये पिक्चर लेमार्क थ्योरी को दिखा रही है। इसमें आपको दिख रहा है पहले जो जिराफ था वो छोटी हाइट का, उसका नेक जो था वो छोटा था। उसके बाद उसने क्या किया, अपर जो प्लांट की लीव्स खाने के लिए थोड़ी सी अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया, फिर और अपर वाली लीव्स ख़त्म हो गई। उसके बाद जो टॉप अपर्स पे जो लीफ बची उसको खाने के लिए उसने अपनी गर्दन को थोड़ा सा और स्ट्रेच किया। तो इससे क्या हुआ, जो जिराफ है उसकी गर्दन स्ट्रेच हो गई। फिर उसने रिप्रोड्यूस करा और उसकी जो प्रोजेनीज हैं सारी, उनमें सब में जो जिराफ पैदा हुई उनकी सबकी गर्दन क्या हुई, लॉन्ग हुई। ये लेमार्क थ्योरी का कहना है कि वेरिएशन जो है वो एक्वायर्ड की जाती हैं। यहाँ पे लेमार्क थ्योरी एंड डार्विन थ्योरी का डिफरेंस दिखाया है मैंने पिक्चर के मीडियम से। अगर हम पहले डार्विन की थ्योरी देखें तो डार्विन की थ्योरी के हिसाब से वैरायटी ऑफ नेक लेंथ के एनिमल्स प्रेजेंट थे, जिराफ प्रेजेंट थे। जो टालर एनिमल्स है उन्होंने ज़्यादा ईट किया तो नेचुरल सिलेक्शन हो गया टालर लॉन्ग नेक वाले का, और जो शॉर्ट नेक वाले थे वो डेड हो गए क्योंकि उनको लीव्स नहीं मिली खाने के लिए, तो इसलिए नेचुरल सिलेक्शन हुआ और वो मर गए, और जो लॉन्ग नेक वाले थे वो सर्वाइव कर गए। लेमार्क के हिसाब से सारे जिराफ्स की जो नेक थी वो शॉर्ट थी, उन्होंने फूड तक रीच करने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया, और जिनकी स्ट्रेच हो गई, लॉन्ग हो गई, उन्होंने ये अपनी प्रोजेनी को ट्रांसफ़र कर दिया, और ऐसे जो शॉर्ट लेंथ के थे वो मर गए और जो लॉन्ग लेंथ वाले थे वो सर्वाइव कर गए और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया ये कैरेक्टर। लेमार्क की थ्योरी में जो जिराफ है उसने स्ट्रेच करा है जिससे उसकी जो गर्दन है वो लॉन्ग हो गई है, और डार्विन की थ्योरी में क्या हुआ है, जिनकी पहले से लॉन्ग थी वो सेलेक्ट हो गए नेचर के द्वारा, बाकी नहीं सेलेक्ट हुए नेचर के द्वारा। अब हम बात करें इवोल्यूशन के काजेज़ की, तो सबसे पहला है म्यूटेशन। ह्यूगो डी वरीज प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूगो डी वरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की। इन्होंने काम किया था इवनिंग प्राइमरोज पे। साइड में आपको इवनिंग प्राइमरोज की पिक्चर दिख रही है। ह्यूगो डी वरीज ने डिफाइन किया म्यूटेशन एज ए लार्ज हेरिटेबल चेंज अकरिंग सडनली इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। जो म्यूटेशन है वो लार्ज हेरिटेबल चेंज है, हेरिट किया जा सकता है एक पॉपुलेशन में, कैरेक्टरिस्टिक है एक पॉपुलेशन में जो सडनली चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू ही म्यूटेशन का स्पीशिएशन, म्यूटेशन से ही स्पीशिएशन होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड साल्टेशन। साल्टेशन दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन होना। ही डिफर फ्रॉम डार्विन इन द फॉलोइंग वे। डार्विन से कैसे डिफरेंट था ह्यूगो डी वरीज की व्यूज़। ह्यूगो डी वरीज म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनल, डायरेक्शनलेस।
जो ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन बताई वो रैंडम थी, रैंडमली हो सकती है पॉपुलेशन में, और वो डायरेक्शन लेस है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। जबकि जो डार्विन ने वेरिएशन बताई वो स्मॉल थी और डायरेक्शनल थी। डार्विन के हिसाब से वेरिएशंस छोटी छोटी होती हैं और एक डायरेक्शन में होती हैं। ह्यूगो डी व्रीज के हिसाब से ये बिलीव करते थे कि लार्ज सिंगल स्टेप म्यूटेशन का साल्टेशन का स्पीशीशन। उनके हिसाब से जो सिंगल स्टेप म्यूटेशन है जिसको हमने साल्टेशन कहा है वो लार्ज हैं, सिंगल स्टेप हैं और वो स्पीशीशन करती हैं। बट डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल है, अक्कर ओवर ए नंबर ऑफ जनरेशन। जो इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल इवेंट है और नंबर ऑफ जनरेशन में होता रहता है। हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं, हमें प्लांट से रिलेटेड ही पढ़ना है। सम ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर 2000 मिलियन ईयर अगो हैड पिगमेंट्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो 2000 मिलियन ईयर्स पहले मिला था उसमें कुछ पिगमेंट था जो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहा था, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा था। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ब्रायोफाइट्स वर द फर्स्ट प्लांट टू कोलोनाइज लैंड। ब्रायोफाइट्स ऐसे पहले प्लांट थे जो लैंड पे आए थे। प्लांट कोलोनाइज द लैंड मच बिफोर एनिमल। प्लांट बहुत पहले आए थे एनिमल से। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो। सीवीड और फ्यू प्लांट 320 मिलियन ईयर अगो पहले एग्जिस्ट करते थे। अबाउट 200 मिलियन ईयर बिफोर, 200 मिलियन ईयर से पहले जाइंट फर्न्स या टेरिडोफाइट्स कह सकते हैं प्रेजेंट थे, बट दे आर फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली। पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब मर गए या कह सकते हैं एक्सटिंक्ट हो गए और कोल डिपॉजिट की फॉर्म में प्रेजेंट है। हर्बेशियस लाइकोपोड्स एंड आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स इवोल्व फ्रॉम जोस्टेरोफाइलम ऑफ पेलेजोइक एरा। यहाँ पे इवोल्यूशन बताया है लाइकोपोड्स का जोस्टेरोफाइलम से, पेलेजोइक एरा में हुआ था। सिलोफाइटोन इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ हॉर्सटेल, फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म। जो सिलोफाइटोन है जो वो कॉमन एंसेस्टर है फर्न्स का, जिम्नोस्पर्म का, हॉर्सटेल का। आगे हम पिक्चर में देखते हैं। ये जो पिक्चर है ये इवोल्यूशन ऑफ प्लांट को दिखा रही है जियोलॉजिकल डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में। यहाँ पे 3 जियोलॉजिकल पीरियड्स आपको दिख रहे हैं, पैलेओजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। ठीक है, 3 दिख रहे हैं, सीनोजोइक, मीसोजोइक एंड पैलियोजोइक। तो आपको दिख रहा है सबसे पहले क्लोरोफाइट्स एंसेस्टर थे, फिर ट्रैकियोफाइट्स एंसेस्टर, राइनिया टाइप्स एंड सिलोफाइटो। अब आपको दिख रहा है क्लोरोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स से निकल के आ रहे हैं हमारे ब्रायोफाइट्स आए थे सीनोजोइक पीरियड में, क्वार्टरनी, टर्शरी में। उसके बाद ऐसे ही ट्रैकियोफाइट्स से आगे थोड़ा टाइम बाद जोस्ट्रोफाइलम निकल के आया था, जहाँ से हर्बेसियस लाइकोपोड्स, आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स ओरिजिनेट हुए थे। सबसे ऊपर सिलोफाइटोन है, वहाँ से आपको दिख रहा है प्रोजिम्नोस्पर्म आए थे, सीड फंस आए थे, साइड में कॉनिफर्स आए थे, नीटेल्स आए थे, जिंकोइल्स आए थे। तो ऐसे करके प्लांट का इवोल्यूशन हुआ था डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में। थैंक यू।